Good evening to all of you. You're most welcome at the Selection Guruji online YouTube channels. And now we, with the top 20 questions for the SSC GD, which is expected in the next shift of the examinations. And SSC GD का जो एग्जाम हो रहा है, उसमें जो 20 बड़े अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं 22-23 में जो एग्जाम है उसमें उन क्वेश्चंस की सीरीज जो हम चला रहे हैं, और आज फिर 20 ऐसे सवाल एनालिसिस के बेसिस पर लेकर हम आए हैं। जीडी में आप चाहे जितना बड़ा, मैं आपको एक बात छोटी सी समझाना चाहता हूं कि दुनिया में, भारत के अंदर आप चाहे जितना पैसा कमा लीजिए, चाहे जो कर लीजिए, लेकिन जो कॉन्फिडेंस एक वर्दी के साथ दिखता है, जो चाल में रोब होता है, वो किसी के अंदर नहीं हो सकता। वो जो कॉन्फिडेंस आपको देता है वर्दी, वो कहीं नहीं, और वो सम्मान भी आपको कहीं नहीं मिल सकता जो इस देश की सेवा करते हुए जो सम्मान आप प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि दुनिया के किसी भी देश में देश की सेवा और देश की रक्षा से बड़ा कोई काम नहीं है, और इससे ज्यादा सम्मान भी किसी का। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। एक कुर्सी का मूल्य मेज के मूल्य का 60% है, स्टूल का मूल्य मेज के मूल्य का 15% है, स्टूल का मूल्य कुर्सी के मूल्य का कितना प्रतिशत है? सिंपल सा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कह रहे हैं क्या कि एक चेयर है, फिर टेबल है, और फिर स्टूल है। ठीक है, स्टूल है। कह रहे हैं कि एक कुर्सी का मूल्य मेज के मूल्य का 60% है। कुर्सी, मेज अगर 100 का है तो कुर्सी 60 का। क्या कह रहे हैं? स्टूल का मूल्य मेज के मूल्य का 15% है, यानी ये 15 रुपए। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? स्टूल का मूल्य कुर्सी के मूल्य का कितना प्रतिशत है? स्टूल का मूल्य ये 15 है, चेयर 60 है, तो कितना है? 1/4 है, 25%। सिंपल सवाल है ना। देखो 25%। कैसे? 15/60 गुणित 100, 15 चौका 60, 4 25 हम 100, 25%। यही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एसएससी जीडी के टॉप 20 क्वेश्चन की सीरीज में के बाद हम लोग रोज अब चैप्टर वाइज कंटेंट भी डाल रहे हैं, जिसमें परसेंटेज पढ़ रहा है, उसके बाद प्रॉफिट लॉस होगा, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप जीडी का एग्जाम जैसे ही आपका खत्म हो जाता है, और या बीच में अगर आपको टाइम मिलता है, पेपर अभी आपका समय है थोड़ा दिन, तो उस वीडियोस को भी आप देखते रहिए, वहां से भी आपको बहुत सारा कुछ कंटेंट पढ़ने को मिलेगा। कह रहे हैं कि ए बी और सी एक काम को 3, 4 और 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। कार्य पूरा करने के लिए उन्हें 432 रुपए मिलते हैं। यदि ए बी और सी मिलकर काम पूरा करते हैं तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। सिंपल सा सवाल ये है भैया कि ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 3, 4 एंड 6 days respectively, and LCM is 12। इसका एक दिन का काम 4, इसका एक दिन का काम 3, और इसका एक दिन का काम 2। मजदूरी इसी रेशियो में बटेगी दोस्त, ये जान लो। कैसे? 4 संबंधित, 3 संबंधित, 2, और 4, 3, 7, 2, 9, 9 भाग बराबर 9 मजदूरी बराबर है 432 के, यानी एक बराबर हो गया 4, 9, 36, 4, 9 चौक 36, 36, 37, और 9 8 के 72, 48 के। ठीक है, 9 चौक के 36, 4, 3, 7, 72, 9 8 के 72, 48 के। ए का हिस्सा पूछ रहे हैं, तो ए का हिस्सा 4 है, तो ए को कितनी मजदूरी मिलेगी? 4। 48 गुना 96, 96 गुना 192। ए की मजदूरी 192 रुपए होगी। बात क्लियर हो रही है? देखो फिर से बता देता हूं, ये है एक दिन का किया गया कार्य, यही इसी हिसाब से मजदूरी बढ़ती है। मजदूरी का अनुपात एक दिन जो काम करते हैं आप, उसी के अनुपात में मिलती है। ए का एक दिन का काम 4, बी का एक दिन का काम 3, और सी का एक दिन का काम 2 है। ठीक है, सी का एक दिन का काम 2 है, तो कुल 4, 3, 7 और 9 भाग बराबर 432 है, तो 1 भाग 48 है। एक ही मजदूरी पूछ रहा है, एक ही मजदूरी 4 भाग बराबर 48 गुणित 4 गुना 100,
192 अगला मजदूरी हो गई 192 रुपए। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा कि 5,000 रुपए पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। इसके लिए आपके पास फॉर्मूला भी है, और अगर फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते हैं आप तो आपके पास ये मेथड भी है। क्या 5,000 रुपया है, 5,000 रुपए का 12%, 12% कितना हो गया 5,000 का, 12 पंजे 60, 600, और 600 का फिर 12% निकाल देंगे तो 72। ठीक है, और 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम किससे गुणा करते हैं, 2 और 1 से। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना है तो पहला टर्म 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 72। यही चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा। कोई दिक्कत नहीं ना, ये 72 हो जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत। एक इसका फॉर्मूला भी है, आप जानते हैं D = P R/100 का R स्क्वायर बाई 100 स्क्वायर या R/100 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये D आ जाएगा आपका 5,000 गुणित 12/100 गुणित 12/100, 1 0 2 0 2 0 से खत्म, 50 दूना ये और ये 6, और ये कितना आ गया 72। ठीक है, ये यहां से भी कर लेंगे, ये फर्स्ट मेथड था, इसको आप ऊपर वाला व्हाइट वाला अलग मेथड है और रेड वाला जो है वो अलग मेथड है, कर लोगे ना, कई सारा क्वेश्चन पीछे कराया है ऐसा। अगला सवाल है कि एक कक्षा में 35 विद्यार्थियों का औसत भार 2 किग्रा बढ़ जाता है जब विद्यार्थियों में से एक 35 किग्रा भार वाले विद्यार्थी को शिक्षक द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। शिक्षक का भार क्या है, शिक्षक का भार क्या है, ध्यान दीजिएगा, आसान सा सवाल है। एक कक्षा में 35 विद्यार्थी हैं, चलो ठीक है, औसत भार 2 किग्रा बढ़ जाता है जब विद्यार्थियों में से 35 किग्रा वाले विद्यार्थी, देखो भार 35 किग्रा, औसत भी 35 किग्रा, भार भी 35 किग्रा, जो विद्यार्थी जा रहा है वो 35 किग्रा का जा रहा है, यानी औसत पे उसके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर शिक्षक भी 35 किग्रा का आ जाता तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी औसत बढ़ रहा है, फिर भी औसत बढ़ रहा है। बात को समझो दोस्त, कह रहे हैं कि 35 विद्यार्थी हैं, औसत भार 35 विद्यार्थी हैं, उसमें से 35 किग्रा का एक विद्यार्थी जाता है। अगर जो स्टूडेंट 35 का गया 35 केजी का, अगर टीचर भी 35 केजी का आता तो औसत पे फर्क पड़ता, बताओ, नहीं पड़ता ना। इसी समूह से जितने भार का व्यक्ति जाए उतने ही भार का व्यक्ति आ जाए तो औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ औसत पे फर्क पड़ रहा है। टीचर 35 तो मेंटेन कर रहा है, प्लस उसके आने से 2 केजी औसत बढ़ जा रहा है, यानी पर हेड बढ़ जा रहा है, यानी 35 लोगों का वजन 2-2 किलो बढ़ जा रहा है। ये कौन बढ़ा रहा है, टीचर बढ़ा रहा है। तो 35 + 70 यानी 105 केजी का टीचर का वजन 105 किग्रा। कोई तकलीफ, बात समझने में दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, अगला सवाल ध्यान दीजिए, एक अलमारी को 16% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 100 रुपए अधिक में बेचा जाता तो विक्रेता को 20% लाभ होता। देखो बात को समझो, तो अलमारी का क्रय मूल्य, आसान, बहुत आसान सवाल, कैसे कह रहे हैं 16% लाभ पर बेचा जाता है, यदि 100 रुपया अधिक में बेचते तो विक्रेता को 20% लाभ होता। पहले 16% लाभ और 20% लाभ, लाभ कितना बढ़ा 4%, तो मूल्य कितना बढ़ा 100, यानी कह सकते हो आप ये 4% बराबर है 100 के, 1% बराबर है 25 के। तो सीपी क्या होता है, सीपी ऑलवेज भी 100%, 100% का मतलब कितना होता है 2500, मूल्य कितना हो गया 2500। कोई दिक्कत है भैया, 16% था, 100 रुपया जैसे ही मूल्य बढ़ाया 25% हो गया, तो लाभ 16 से 25 कितना बढ़ा 4%, यही तो 4% बढ़ा। जब 4% बढ़ गया तो 4% 100 रुपया बढ़ाने पे बढ़ा, तो 1% 25 हुआ, 100% 2500 हो गया। कोई दिक्कत, कर लोगे ना। आगे चक्रवृद्धि ब्याज की एक राशि 2 वर्ष में 1320 और 3 वर्ष में 13,200 और 3 वर्ष में 14,520 हो जाती है, ब्याज की दर क्या? बहुत सिंपल सवाल, बहुत सिंपल ना। कैसे, देखो कैसे भाई, ऐसे चक्रवृद्धि ब्याज दर पर एक राशि 2 वर्ष में इतनी, 3 वर्ष में कितनी हुई है ये बताओ पहले। 3 वर्ष में हो गई 14,520, चेक कर लेना, ठीक है। 2 साल में कितना हो गया, 2 साल में हो गया 14,000, सॉरी 2 साल में 13,200, यानी मामला यहाँ पे आ गया 320, ये हो गया, और 320 और 1 1320। अब बहुत सिंपल समझो दोस्तों,
कि 2 साल बाद अगर कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 1320 रुपए है, 13,200 रुपए है, तो ये तीसरे साल के लिए तो यही मूलधन है ना, तीसरे साल के लिए यही मूलधन है, और 1 साल बाद यही राशि कितनी हो जाती है, 14,520, यानी ब्याज कितना दे देता है, ब्याज दे रहा है आपको 1320 का। तो भैया 13,200 में 1320, 13,200 का क्या परसेंट दिख रहा है आपको, सीधा सीधा तो दिख रहा है 10%। नहीं समझे? चक्रवृद्धि ब्याज में हर साल अमाउंट अगले साल के लिए प्रिंसिपल हो जाता है, मूलधन हो जाता है। 2 वर्ष में जो 13,200 रुपया है वो तीसरे साल जो के लिए मूलधन हो जाएगा, और 13,200 रुपया मूलधन पर 1 साल में 1320 रुपए ब्याज प्राप्त हो रहा है, यानी ब्याज की दर 10%। कोई तकलीफ? सिंपल सवाल है ना, कर लोगे भाई, कोई दिक्कत? अगला सवाल, एक धनराशि को एबीसीडी के बीच 5, 2, 4, 3 के अनुपात में वितरित किया जाना है। यदि सी को डी से 100 रुपए अधिक, सी को डी से 1,000 रुपए अधिक मिलते हैं तो बी का हिस्सा। देखो भैया, बहुत 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 आसान सवाल, देख लो क्या करना है अपने को। ए बी सी और डी, 5, 2, 4 और 3। सी को डी से 1,000 अधिक मिले हैं, सी और डी का जो अनुपातिक अंतर है वो एक बराबर कितना है, 1,000। कोई दिक्कत है? 1 बराबर 1,000, तो बी का हिस्सा कितना है, 2, तो 2 बराबर 2,000। इसमें क्या बात है, ठीक कर लोगे ना, ये 2,000 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिएगा, अगला क्या क्या कह रहे हैं कि यदि 80608XY0 एक ऐसी संख्या है जो 3 और 11 दोनों से विभाज्य है, तो सैकड़े और दहाई के स्थान पर आने वाले शून्येतर अंक क्रमशः होंगे, यानी शून्य के अलावा कौन से अंक होंगे। ध्यान दीजिए भैया, पहला तो कहानी ये है ना कि देखो 6 है, 0 है, 8 है, X, Y और 0 है, कह रहे हैं 3 से कटना है और 11 से कटना है। तो देखो इसमें विषम स्थान ये 8, 6Y और ये हो गया 0X 0। एक तो ये मामला, और 3 से कटना है तो इनका योग कितना होना चाहिए, 3 से कटना चाहिए। तो देखो सम स्थान के अंकों का योग, विषम स्थान के अंकों का योग 8, 6, 14 प्लस Y, तो 14 प्लस Y है, और विषम स्थान के अंकों का योग समस्थान की 0x 0 यानी सिर्फ x माइनस x, ठीक है। ये क्या होगा, ठीक है, एक तो ये हो गया। और दूसरा क्या है कि इसको यार ऐसे भी कर लेना, ऑप्शन से ही कर लेते हैं, 6, 5 दे लेना। देखो 0, 0, 8, अगर हम 6, 5 रख लें, 0 रख लें, यही है ना। तो देखो 3 से कटना है तो सभी अंकों का योग 3 से कटेगा, तो 8, 6, 14, 14, 8, 20, 5, 25, ये नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। हम इसको जोड़ लें जरा सा, 8, 3, 11 है, 8, 6, 14 है, ठीक है, और 2 तो 0, इसका कोई मतलब नहीं है। 14 में 5, 6, 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 14, 11 फिर कितना हो जाएगा, 5, 5, 2, 25 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, ये भी गलत है। 8, 5, 13 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा, हाँ ये हो सकता है। 14 और 13 जोड़ेंगे तो 27 3 से विभाज्य है, इसका मतलब है कि ये 5 और 8 हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब चेक करो, फिर मेरी बात को फिर से समझने की कोशिश करो, जैसा मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूं कि अगर कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। अब 11 से विभाज्यता हम बाद में चेक कर लेंगे, हम पहले 3 से ही विभाज्यता चेक कर ले। देखो जरा सा क्या है, 8, 6 है, 0 है, 8 है, x है, y है, 0। पहला ऑप्शन 6, 5, 11 रखेंगे। देखो इन जो ये जो दिया है इसको जोड़ रहे हो, तो 6, 0 जोड़ा 6, 8 जोड़ा 14, x y है 0, यानी हमारे पास 14 दिया हुआ है और बाकी संख्या 2 अंक x y है। अगर 6, 5, 11 हो गए दोनों मिलके, तो इसमें 11 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 25, नहीं कटेगा 3 से, ये भी 5, 6 भी नहीं कटेगा, 8, 5, 13 कटेगा, 14 प्लस 13 कर देंगे तो ये 27 से कटेगा, 14, 13, 27 से 3 से कटेगा, इसलिए हम 5 और 8 ले सकते हैं। तो यहाँ अगर हम 5 रख ले और यहाँ 8 रख ले
तो देखो अब 11 से कटना है, 11 से कटना है तो समस्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 से विभाज्य कोई संख्या होनी चाहिए। तो ये 8, 6, 14, 14, 8, 22, ठीक, और 0 और 5 और 0 नहीं कटेगा। देखो 8, 6, 14, 14, 8, 22 और 22 में से 5 जाएगा तो 11 से कटने वाली संख्या, यानी अगर हम इसको 8, 5 कर ले, इसको 8 कर ले, इसको 5 कर ले, तब तो 8, 6, 14 और 14, 5, 21 ये हो गया। ये 0, 0 और 8, 21 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 21। देखो भाई गड़बड़ हो रहा है यार, इसमें 0 ये समस्थान, x समस्थान 8 और फिर ये 0, ठीक है, मतलब 5, 8, 8 देखो 6, 0, 8, 8, 5, 0, एक विषम स्थान ये, फिर विषम स्थान ये, तो 8, 6, 14 और 14, 5, 19, ठीक, 21 है नहीं 19 आएगा, 19 और 19 में से 8 जाएगा 11, यानी हम क्या रख सकते हैं, x कितना होगा 8 और y कितना होगा 5। क्लियर हो गई बात? 8, 5, 8 या 8, 5 रखोगे तो ये तो डिक्लेयर हो जाएगा कि 3 से कटेगा, लेकिन 11 से कटने के लिए 8 पहले रहेगा या 5 पहले रहेगा, ये आप 11 से चेक कर लेंगे। ठीक है, यहां तक कर लोगे। अगला सवाल ध्यान दो, ठीक है, कह रहे हैं कि 15 और 24 का तृतीय अनुपात, 15 और 24 का तृतीय अनुपात ज्ञात करना है आपको। तृतीय अनुपात क्या होता है? b² a। तृतीय अनुपात होता है b² a, यानी 24 गुणित 24 बटा 15, 3 बचे 15, 3 8 तरीके 24 और 24 अट्ठा 25 अट्ठा 200, 24 अट्ठा 192, 192 बटा 5, 5 तिहाई 15, 15 4 19 होता है, 5 वट्ठे 40, 38, 5 वट्ठे 40, 38 सही 2 बटा 5 आपका आंसर, 38 सही 2 बटा 5। ठीक है, अगला ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन कह रहे हैं कि ABCD 4 क्रमागत विषम पूर्णांक है जिनका औसत 42 है। संख्याओं के बीच समान अंतराल हो या संख्याएं क्रमागत हो, चाहे वो सब संख्याएं क्रमागत हो, चाहे विषम संख्याएं क्रमागत हो, या संख्याएं ऐसे ही क्रमागत हो। औसत हमेशा और हमेशा कौन होता है? ध्यान देना, औसत हमेशा बीच वाली संख्या A, B, C और D। विषम पूर्णांक है ना, तो विषम पूर्णांक तो सबके बीच अंतर 2-2 का होगा, यहां भी 2 का अंतर, यहां भी 2 का अंतर, यहां भी 2 का अंतर, लेकिन औसत कहां खड़ा होगा? बीच में, B और C के बीच में खड़ा होगा, और इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको? 42, और 2 का अंतर है चूंकि दोनों के बीच में, तो C कितना हो जाएगा? 43, और ये कितना हो जाएगा? 41, तभी तो बीच में 42 आएगा। तो B और D का गुणनफल पूछ रहे हैं, अगर ये 43 है तो D कितना हो जाएगा? 45। अब BD का गुणनफल कितना हो गया? 45 में 41 से गुणा करो, देखो 5 आएगा, इकाई एक पे 5 1 का 5, 1845, एक ही ऑप्शन है, सवाल सॉल्व भी नहीं करना। समझ गए ना? ये कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो? औसत अगर किसी सीरीज में संख्याओं के बीच का अंतर समान हो या संख्याएं क्रमागत हो, क्रमागत होने का भी मतलब वही है कि अंतर समान है, दोनों का अंतर है, विषम हो चाहे सम क्रमागत संख्याएं हो चाहे विषम क्रमागत संख्याएं हो, अंतर कितना होना है? दोनों का ही होना है। तो ऐसी संख्याओं में औसत बीच में होता है। तो 4 संख्याएं हैं ABCD, औसत 42, यानी 42 अगर B और C के बीच में है तो B 41, C 43। ठीक है, दाहिने बढ़ेंगे +1, बाएं जाएंगे -। ठीक है, तो आपको ये मिल जाएगा 1845। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, धारा के प्रतिकूल एक नाव की चाल 30 किमी प्रति घंटा है, धारा की चाल 5 किमी प्रति घंटा है, तो धारा के अनुकूल 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? बड़ा आसान, धारा के प्रतिकूल यानी x - y, x - y 30, इसमें x क्या है? नाव की चाल है, y धारा की चाल, तो x धारा की चाल 5 दे रहे हैं तो उधर ले जाएंगे तो y x कितना गया? 35, x 35 हो गया, और धारा के अनुकूल जाना है तो x + y, यानी x + y, यानी देखो भाई कि धारा के अनुकूल चाल क्या हो जाएगी? धारा के अनुकूल चाल कितनी हो जाएगी दोस्त? नाव की चाल 35 और 5 धारा की चाल यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और 2 घंटा में जाना है तो दूरी कितनी हो जाएगी?
40 गुणित 2 बराबर 80 किलोमीटर। समझ पा रहे हो मेरी बात? समझ पा रहे हो? मैं थोड़ा फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ, इसके पहले मैंने बहुत सारे पेपर कराए हैं, सब इसी तरह के सवाल है। ठीक है, तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, तो कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल एक नाव 35, यानी धारा की नाव की चाल x, ये नाव है और ये धारा है। अगर प्रतिकूल चाल है तो नाव माइनस धारा बराबर 30, और धारा 5 है तो नाव कितनी हो गई? नाव x कितना हो गया? 35, और धारा के साथ जाएगी तो नाव में धारा की चाल जुड़ जाएगी। अच्छा, धारा के साथ चाल 40, और धारा के साथ चाल जब 40 किमी प्रति घंटा है तो 2 घंटे में 80 किलोमीटर प्रति जाएगी। ठीक है, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा कि कांच के एक ठोस बेलन जिसका व्यास 1.5 मीटर है और ऊंचाई 1 मीटर है को गलाकर एक गोला बनाया गया है, गोले का व्यास क्या होगा? देखो भैया, जब भी मेल्टेशन की प्रोसेस होती है, जब गलाया जाता है किसी चीज को, तो वॉल्यूम का लॉस नहीं होता है, यानी आयतन में कोई भी कमी या वृद्धि नहीं होती है। तो कह क्या रहे हैं ये बात? ये कह रहे हैं कि कोई बेलन है, मान लीजिए गोला है, गोले का हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये आयतन हो जाएगा, और इस गोले का कितना हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। अब ये आयतन बराबर है बेलन के, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई, इसका व्यास दिया हुआ है तो 1.5/2, ये त्रिज्या हो जाएगी पाई आर स्क्वायर एच एक दिया। ठीक है, अब क्या करोगे आप? पाई पाई से कैंसिल हो गया, 4/3 आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1.5/2 गुणित 1.5/2, ये हो जाएगा, और इधर ये पलट के 3/4 हो जाएगा, तो 3/4 का मतलब हो जाएगा आर क्यूब है, सॉरी आर क्यूब, और 3/4 का मतलब हो जाएगा ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा? आप देख लीजिए कि r बराबर आ जाएगा आर क्यूब इज इक्वल टू, सॉरी ये यहाँ चला गया, ये खत्म हो गया यहाँ से, तो आर क्यूब बराबर हो गया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। अच्छा, व्यास निकालना है, व्यास निकालना है तो जगह 2 गुना होगा, 1.5/2, 1.5/2 और 3/4, 3/4 का मतलब 0.75 हो गया। ठीक है, तो क्या कर लेंगे हम? 1.5 यानी इसमें भाग देंगे तो 0.75 इंटू 0.75 इंटू 0.75, 3 तो आ गया, यानी आर कितना आ गया? 0.75। तो डायमीटर पूछ रहा है आपसे, तो व्यास क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा 0.7 इंटू 2 1.5। कोई तकलीफ है? 1.5, कोई तकलीफ नहीं है ना भाई? हो गया, बात क्लियर है, कर लोगे ना? देखो, कह रहा है कि गोले का आयतन बेलन के आयतन के बराबर होगा, बेलन का आयतन के बराबर गोले का आयतन कर दिया, कैलकुलेशन कर लिया, सॉल्व कर लिया, आर 0.75 आया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो व्यास 1.5 आ गया। यहां तक कोई तकलीफ? आगे ध्यान दीजिएगा, एक दुकानदार ने खरीदार को 20% और 10% की 2 क्रमागत छूट दी, खरीदार को दी गई शुद्ध छूट 28%। याद है ना? इतना सवाल कर चुके हैं। ठीक है, कैसे आता है देख लो मेथड। बहुत सारी चीजें जब आप बहुत प्रैक्टिस कर लेते हो तो चीजें अपने आप दिमाग में घूमने लगती है। इसीलिए कहा जाता है कि मैथमेटिक्स की जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ज्यादा आप कम टाइम में अधिक क्वेश्चन कर पाएंगे, उतनी ज्यादा आपकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। x + y + xy/100 छूट है ना, सॉरी ये माइनस होता है, तो 20 + 10 माइनस 20 गुणित 10/100, ये कितना आ गया? 20 10 30 में से 2 गया 28%। ठीक है, ये 28% आ गया। ठीक है, क्रमागत छूट का एक समतुल्य छूट। एक व्यक्ति एक स्थान ए से बी तक जाने और वापस आने में 21 किमी प्रति घंटा की चाल से जाता है और 14 किमी प्रति घंटा की चाल से लौटता है। औसत चाल सबको पता है, औसत चाल कैसे निकालते हैं? 21 और 14। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इस सवाल को ऐसे कर लीजिए आप, 21 हो गया 14 हो गया, तो एलसीएम कितना हो गया? 42, 21 दूनी 42, 14 तिया 42, इसको कर लीजिएगा 42/3 2 5/5 और 2 से गुणा कर लीजिएगा, तो 2 से गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 84/3
2, सॉरी 84/5, सॉरी 84, 2 से क्यों गुणा करें, क्योंकि एक बार जा रहा है एक बार आ रहा है। 84/5 इधर ऊपर 2 से गुणा कर लो और नीचे 2 से गुणा कर लो, तो कितना हो गया 84 दूना 168, 168/10 हो गया, यानी 16.8 किमी प्रति घंटा हो गया। कोई दिक्कत है, समझ पाए? इसको अगर इस फॉर्मूले से भी करोगे 2xy/x+y तो सेम आएगा। अब 5 जोड़ लो, 4 1 5 और 2 1 3 सॉल्व कर लो, वही आएगा, बात एक ही आएगी। ठीक है, तो कर लेना इसको मैं इसलिए इस तरह से किया कि आपका कैलकुलेशन थोड़ा आसान रहे, कैलकुलेशन थोड़ा आसान रहे। ठीक है, इस तरह से भी सवाल को कर पाते हैं। अगला सवाल देखिएगा, ए बी की दक्षता 9 संबंधी 2 है। ए और बी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए और बी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो बी अकेला कार्य को करने के लिए लगाया गया समय ज्ञात कीजिए। देखो 9 और 2, देखो क्या कह रहा है कि ए और बी की कार्य क्षमता 9 संबंधी 2 है। देखो इस सवाल को कैसे कर पाओगे, आराम से देखो, क्षमता का मतलब होता है एक दिन का काम, यानी ए एक दिन में 9 काम कर सकता है और बी एक दिन में 2 काम कर सकता है। ए और बी ने 8 दिन में काम पूरा किया, यानी दोनों मिल जाए तो एक दिन में 11 काम करते हैं और 8 दिन तक काम किया, यानी ये 88 पूरा काम हो गया। ये क्या है, पूरा काम। अब क्या कर रहा है, बी द्वारा कार्य को अकेले पूरा करने में कितना समय, मेरी बात को समझ रहे हो दोस्तों, नहीं समझ रहे हो ना? देखो कार्य क्षमता 9 संबंधी 2 का मतलब है कि ए एक दिन में 9 काम करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 11 काम करते हैं। और दोनों ने 8 दिन तक काम किया है, तो 8 दिन तक काम किया तो 11 काम रोज 8 दिन तक, तो पूरा काम 88 हुआ। और इस 88 काम को बी से अकेले करा रहे हैं, तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, बटा 2, 44 दिन में। समझ गए बात? कोई दिक्कत? भैया ये जो अनुपात दिया है दक्षता का, ये एक दिन का काम है। एक दिन में ए 9 काम, बी 2 काम, तो एक दिन में कुल 11 काम, और 11 काम दोनों मिलके करते हैं, फिर भी 8 दिन लगता है, यानी कुल काम 88 किया। रोज 11 काम 8 दिन तक किया तो 88 काम हुआ। अब 88 काम को बी को अकेले करवाओगे तो 44 दिन लगेगा। कोई दिक्कत? यहां पर कर लोगे। अगला सवाल, एक खुदरा व्यापारी कमीजों पर छूट योजना प्रदान करता है, अर्थात 3 खरीदे 2 मुफ्त प्राप्त करें, छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, इसमें लोग कभी कभी गलती कर जाते हैं, 2/3 गुणित 100 मार देते हैं। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। छूट क्या है, आपको छूट कितना मिल रहा है, छूट वो मिल रहा है जो फ्री है, 2 छूट वो मिल रहा है जो फ्री है, 2 फ्री है, ये छूट है। और कितने पे, 5 खरीदने पे, 3 खरीदने पे 2 मुफ्त है, यानी कुल कितना लेना पड़ेगा, 5 लेना पड़ेगा ना, तो 2/5 गुणित 100। ठीक है, 5 20 हम 100 और 20 दूनी 40%। ठीक है, ऑप्शन ऐसा है कि आप 2/3 गुणित 100 कर देंगे तब भी आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन कभी कभी सवाल आएगा इसमें ऑप्शन बढ़ा देगा, एक तो कह देगा नहीं गुरु, एक तो आपको नहीं मिलेगा, बढ़ा देगा 66 से 2/3%। और जैसे ही आप 2/3 गुणित 100 करेंगे तुरंत आपके दिमाग में 66 को 2/3% आएगा, और जैसे ही ऑप्शन मिलता है कॉलर टाइट हो जाता है, गलत ऑप्शन टिक हो जाता है। समझ रहे हो? तो कॉन्सेप्ट को बना के चलो। चलिए यहाँ ऑप्शन ऐसा नहीं है जिससे कि कहीं आप गलती कर पाए, यहाँ आप गलती करेंगे तो ऑप्शन ही आपको करेक्ट कर देगा, कोई ऑप्शन ही नहीं मैच करेगा। लेकिन कभी कभी सवाल में ऑप्शन दे देगा जो गलती से मिलता है तो आप उसको टिक कर देंगे। तो ऐसा नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को समझ के चलना है कि 2 फ्री मिल रहा है और टोटल 5 मिल रहा है, तो 2/5 गुणित 100 ही आपका छूट प्रतिशत है, यानी 40%। समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है ना? अगला देखते हैं, ए और बी की आयु का अनुपात। इस प्रॉब्लम का सवाल बहुत अच्छा सवाल आता है और इसका ट्रिक भी जो मैं बताता हूँ वो बहुत जबरदस्त है, वो कहीं आपको देखने को भी नहीं मिलेगा। वो ये है कि ए और बी की आयु का अनुपात 2:5 है। ठीक है, बी और सी की आयु का अनुपात, अच्छा इसको मिक्स करना है। अच्छा 2:5 है, बीसी का कितना है 3:4 है, तो एबीसी क्या आएगा, तो अच्छा ठीक है, 6 15 और 20। ठीक है, 6 15 और 20 कहाँ है, 6 15 और 20 पहला ऑप्शन। ठीक है, मिक्स करना तो आप जानते ही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 2 संख्याओं का मसा 2 और 60 है, यदि उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दो, सिंपल सा क्या कह रहा है, लसा और मसा 2 है ना, मसा 2 है तो संख्याएं 2x
संख्या क्या हो जाएंगी 2x और 2y, और एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, एलसीएम हो जाएगा 2x y, और 2x y बराबर 60 है, तो x y बराबर 30 है। और कह रहा है कि 30 का मतलब ये है कि एक ठो 5 है तो एक ठो 6, ठीक है, और 6 है तो ये कितना हो गया 10 और 12, अंतर तो नहीं आया 14, एक दूसरे की तुलना में 14 देखें, अच्छा 5 नहीं लेना तब ठीक है, दूसरा ले, इसका क्या क्या 30 का क्या क्या संभव गुणनखंड है भाई, देख लो 30 का हो सकता है 2 15, 2 और 15, ठीक है, 3 और 10 हो सकता है, 6 5 हो सकता है, तो 6 5 पे तो 10 और 12 नहीं होगा, 2 से 2 दूनी 4, 15 दूनी 30, ये भी नहीं होगा, 3 दूनी 6, 10 दूनी 20, बस यही सही है। देखो अगर ये हो गया कि अगर x 3 है तो 3 है तो कितना हो जाएगा 6, और अगर 10 है तो हो जाएगा 20, डिफरेंस कितना हो जाएगा 14, ऐसा सेटिस्फाई हो रहा है, यानी छोटी संख्या कौन सी हो गई, छोटी संख्या 6 हो गई, छोटी संख्या 6 हो गई। क्लियर है, देख लो 2x 2y संख्या हो गई, एलसीएम 2xy बराबर 60, xy बराबर 30, यानी xy का गुणनफल 30 है। अब आपको ऐसा गुणनफल ढूंढना है xy का जिसको रखो यहाँ पे तो अंतर कितना मिले 14 मिले, या यूं कह लो कि 2xy बराबर अगर अंतर 14 है तो xy का अंतर कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। ऐसा गुणनखंड 30 का करो कि गुणा करो तो 30 आए और अंतर निकालो तो 7 आए, तो 10 और 3, ठीक है, कर लोगे भाई। अगला सवाल, राकेश और रीता की आयु का योग 55 वर्ष है और 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 4 संबंधित 3 था, राकेश की वर्तमान आयु, ठीक है, कह रहे हैं कि ध्यान दो, सीधा सीधा सा सवाल है कि राकेश और रीता की आयु, राकेश और रीता, राकेश और रीता कितना भैया 55 है, कह रहे हैं कि 10 वर्ष से पहले इनकी आयु का अनुपात 4 संबंधे 5 था, ठीक है, मान लेते हैं हम कि राकेश x है और रीता y, सपोज एक मिनट, ठीक है, या यूं मान लीजिए कि राकेश अगर x है, ठीक है,